अस्सलाम वालेकुम। आज का बच्चे टॉपिक है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिफरेंस क्या होता है और सेकंड है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के दरमियान में हो। ये कौन सी फोर्सेस होंगी? बिटवीन द मॉलिक्यूल। वो फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा क्या होगी? वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के अंदर हो, विद इन द मॉलिक्यूल, यानी दो एटम के दरमियान में हो। जो एक मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं ना, उनके दरमियान में फोर्स हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है HCl की। ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है। H और Cl के दरमियान में ये जो बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी ये एक मॉलिक्यूल है ना, इसमें एक एटम है हाइड्रोजन और दूसरा एटम है Cl। इन दोनों के दरमियान में ये जो बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसको हम केमिकल बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंपैरेटिवली क्या होती हैं? ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंजेस। अब दूसरी है ये वाली फोर्स, ये जो डॉटेड लाइन है। अब ये जो डॉटेड लाइन है, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मीन दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स है, उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये फोर्सेस कहाँ होती हैं? बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब ये कंपैरेटिवली वीक होती हैं। जो भी फिजिकल चेंजेस होती हैं कंपाउंड में, वो सारे के सारे इस फोर्सेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखो, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बाइंडिंग फोर्स। अब किसके बारे में बात की जा रही है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यानी ये किस बारे में बात है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या उसने बोला है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? ये भी बाइंडिंग फोर्स ही है, जैसे केमिकल बॉन्ड होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये वाली जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं, ये वीक होंगी, और जो केमिकल बॉन्ड है वो स्ट्रांग होंगी बाइंडिंग फोर्सेस ही। ये दो मॉलिक्यूल को बाइंड कर रही हैं, और इंट्रा जो है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के साथ जो है वो फोर्स है। इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बाइंडिंग फोर्स जस्ट लाइक केमिकल बॉन्ड, बट अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज मच वीकर देन द केमिकल बॉन्ड। सो ऑब्वियस सी बात है ना, दो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो वीक होगी कंपैरेटिवली जो एक मॉलिक्यूल के अंदर उसकी अट्रैक्शन है। ठीक है, तो उसी तरह बॉन्ड जो है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल वो वीक होता है। जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसको वंडरवाल फोर्सेस बोलते हैं। वंडरवाल फोर्सेस किनको बोलते हैं? जो बच्चों वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती हैं? दैट ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर। दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगी एंड गिव अ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी। एक पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी टू द सब्सटेंस इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब सॉलिड में फोर्सेस जो है वो लिक्विड एंड गैस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होंगी, तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है गिव अ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी टू द सब्सटेंस, यानी जैसी मैटर की फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, लिक्विड में थोड़ी सी कम स्ट्रांग होंगी और गैस में बहुत वीक होंगी। क्लियर है? अब कुछ टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बच्चे, इसको हम डिटेल में जो है वो नेक्स्ट है 5th चैप्टर, वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट इनके नाम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेंशन है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस बोलते हैं। सेकेंड है परमानेंट डायपोल फोर्सेस, और थर्ड पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ क्या है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या होती है। देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है, हमने उसको ब्रेक डाउन करना है, मीन्स हमने उसके बॉन्ड को तोड़ना है। अगर हमें किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो हमें उसको एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है, सो इसीलिए किसी भी कंपाउंड की स्ट्रेंथ पे बेस करता है कि हमें उसको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी। जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी ज्यादा उसको देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कुछ फैक्टर्स हैं, उन पे भी ये डिपेंड करती है, तो हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी है क्या? It is the average amount of energy required to break all the bonds of a particular type in a 1 mole of a substance। यानी एक मोल ऑफ सब्सटेंस में जो बॉन्ड है, उन पर्टिकुलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी को मेजर करते हैं एक यूनिट में, जिसका नेम क्या है? किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे बच्चे क्या होगा? H और Cl के दरमियान में जो बॉन्ड है, हमें क्या करना है? इसको करना है ब्रेक। अगर हमें इसको ब्रेक करना है, तो इट मीन्स दैट हमें इसको क्या करना पड़ेगी? एनर्जी देना पड़ेगी। ये मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब जब H और Cl के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, तो इस कंडीशन में बच्चे बॉन्ड जो है वो बन रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, तो इस केस में एनर्जी यहाँ से क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ देखते हैं। व्हेन बॉन्ड इज ब्रेक,
जब बॉन्ड को तोड़ा जाएगा तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी ना उस सिस्टम को या उस मॉलिक्यूल को, तो एनर्जी उस केस में होगी अब्जॉर्ब। एंड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म, जब बॉन्ड बनेगा दो एटम के दरमियान, तो वहां से एनर्जी होगी रिलीज। देखो आपको किस चीज़ को अगर ब्रेक करना है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगी, तो वो चीज़ टूटेगी ना। तो जस्ट लाइक सेम फॉर द बॉन्ड, जब बॉन्ड आपने ब्रेक करना है तो एनर्जी आपको देना पड़ेगी, और जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी वहां से रिलीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी इज मेजर ऑफ द। अब बॉन्ड एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है, बॉन्ड एनर्जी हमें क्या बताती है? सबसे पहले हमें ये बताती है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे है, बॉन्ड जो है वो वीक है या बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, बिकॉज एनर्जी की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी ना, इट मीन्स दैट कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड है रिएक्टिविटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम, और सेकंड है साइज ऑफ एटम। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करना है बॉन्ड एनर्जी से, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बॉन्डेड एटम का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा डिफरेंस जो है वो होगा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। मींस उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होगा और उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमने HX लिखा है, हाइड्रोजन हेलाइड्स की एग्जाम्पल ली है। अब X में हमने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को ऐड किया है। अब HF के केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया वो 1.8 है। आप ये डिफरेंस निकाल कैसे सकते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 और हाइड्रोजन की है 2.2, दोनों को माइनस करेंगे 4 माइनस 2.2 तो 1.8 आ जाएगा। अगर आप सबका डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक का आपको बता दिया, बाकी सबका भी ऐसे ही फाइंड होना है। तो यहाँ पे जो HF की है वो है 1.8, HCl की है 0.9, HBr का डिफरेंस है 0.8 और HI का डिफरेंस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.5 और कहीं पे 0.46 भी है, ठीक है। हमने राउंड ऑफ कर दिया इसको। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, इन दोनों में से किसका डिफरेंस ज्यादा है, HF का। इट मीन्स दैट HF के दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या है, ज्यादा चाहिए। तो आप यहाँ पे एनर्जी देखो, HF को ब्रेक करने के लिए 565 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि HI को ब्रेक करने के लिए 85 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखो जैसे जैसे डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है वैसे वैसे एनर्जी की अमाउंट भी क्या आ रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो HF है इसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसको हम ये कहते हैं कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है। डिफरेंस ज्यादा है तो मीन्स इस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है, और HI में बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो कम है, इसीलिए जो है वो कम एनर्जी पे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब सेकेंड है बच्चों फैक्टर साइज ऑफ एटम। अब देखो साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। जितना एटम का साइज बड़ा होगा अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से कम एनर्जी पे जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों हमारे पास Cl की, और यहाँ पे एग्जांपल है I की। अब अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्लोरीन का साइज कम होता है आयोडीन के कंपैरिजन में, आयोडीन का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर अगर किसी एटम का साइज ज्यादा है तो उसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज उसमें साइज ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, कम एनर्जी पे भी बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप देखो जरा 149 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बट Cl में 239 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, ठीक है। यानी साइज जब इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन का कंपैरिजन लिया जाए, कार्बन के दरमियान में, दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द सिंगल बॉन्ड। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को तोड़ने के लिए 839 किलो जॉल एनर्जी चाहिए, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करने के लिए 347 एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर दो सिमिलर एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। मैं यहाँ पे सिमिलर एटम की बात कर रही हूँ। जब आप दो डिफरेंट एटम्स की बात करते हैं तब आप वहाँ पे बॉन्ड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट लॉन पेयर का भी आता है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं चलेगा सीक्वेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था बच्चे सिंपल सा बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस। आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स याद रखनी है कि बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी उतनी ही
ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। दो एटम मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड की ब्रेकेज में एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है, बिकॉज आप उसको एनर्जी दोगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो फैक्टर्स हैं। फैक्टर में एक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उतना ही बॉन्ड पोलर होगा, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। दूसरा हमने पढ़ा साइज ऑफ एटम, जितना एटम का साइज बड़ा होगा अट्रैक्शन कम होगी और कम एनर्जी पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन देखो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। याद है हमने एटॉमिक रेडियस में ये डेफिनेशन पढ़ी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, सो दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। कि न्यूक्लियाई के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और बनेगा ऑब्वियसली बात है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बच्चे बनता है, ये न्यूक्लियाई है दोनों के, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में बच्चे ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं, ये डिस्टेंस ये है बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है बच्चों कार्बन की। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन के दो एटम्स हैं, अगर इनमें बॉन्ड लेंथ हम देखें तो कितनी होती है 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या है, यूनिट है जो कि बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पी का मतलब क्या होता है पिको, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻12, ठीक है। ये किसके दरमियान में बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान में। इसी तरह बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए बच्चे कुछ मेथड हैं जिसमें से हमारे पास 3 यहाँ मेंशन है। ये फिजिकल टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, एक्सरेज डायफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रल स्टडी, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह जिसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को जो पास करवाएंगे और हमें जो है वो इमेज मिलेगा, लेंथ की जो है वो एक वैल्यू आएगी। एक्सरेज डायफ्रैक्शन में हम एक्सरेज को पास करवाएंगे और स्पेक्ट्रल स्टडी में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ के भी कुछ फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज है, नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है बच्चे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। जितना दो एटम्स के दरमियान में बच्चे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी इसका मतलब है कि उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ बेसिकली एक डिस्टेंस है दो एटम्स के दरमियान, अगर आप जनरली देखें, ठीक है। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है मीन्स वो बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, अगर बॉन्ड ज़्यादा पोलर है मीन्स वो ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, मीन्स उनके दरमियान में डिस्टेंस कम है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना ब्रेक करने के लिए। तो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी। अब यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड एग्जाम्पल है, इसमें हमने एक बॉन्ड यहाँ पे लिया हुआ है सिलिकॉन और फ्लोराइड के दरमियान में, बाकी सारे भी सेम होते हैं, टेट्राहाइड्रल इसकी ज्योमेट्री है। अब यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू निकाली गई थी ना, इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ थी दैट इज नियर 155 पिकोमीटर, ठीक है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी बच्चे जो एक्सपेरिमेंट से निकाली गई। अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट, तो जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वो है इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू। जो बच्चे यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो है हमारे पास 181 पिकोमीटर। अब यहाँ पे देखो ये है हमारे पास सिलिकॉन, ठीक है, और ये है एफ। अब सिलिकॉन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सिलिकॉन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 117 है और यहाँ पे जो एफ है इसकी बॉन्ड लेंथ है 64। हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, ये 181। लेकिन अगर आप ऊपर देखो, ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 155 आई है। अब इन दोनों के दरमियान में ये डिफरेंस क्या है, बेसिकली बच्चे रीज़न क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेंटर में बॉन्ड है ना कोवेलेंट बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन का होल्ड उस एटम की तरफ बच्चे ज़्यादा हो जाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचता है बच्चे तो ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टर हो जाता है, जिस वजह से हमारे पास वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कम आ जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आंसर आ जाता है कि जो सिलिकॉन और एफ के दरमियान में बॉन्ड है वो कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों डिफरेंट क्यों आती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू शॉर्टर होने का रीज़न ये होता है कि फ्लोरीन बीइंग ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, they attract the shared pair of electron toward itself and the bond length between the silicon and fluorine become shorter, ठीक है। ये है बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिसको हमने एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किया। तो आपने ये याद रखना है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे बॉन्ड लेंथ की। जितना किसी आइटम का साइज ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उसकी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। तो CCl के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 180 है और इसी तरह जो CF के दरमियान बॉन्ड लेंथ है वो 135 है, बिकॉज जो क्लोरीन है वो बिग साइज है, ठीक है, और जो फ्लोरीन है ये क्या है, एज कंपेयर टू क्लोरीन स्मॉल साइज है।
इसी तरह थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारे पास अगर हम तीनों का डिफरेंस देखें, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है बच्चे इसकी बॉन्ड लेंथ होती है कम, ठीक है। डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ट्रिपल से ज़्यादा होगी और जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए। हमने अभी बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन बताया था ना तीनों कार्बन के बॉन्ड्स में, तो हमने क्या कहा था कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए? बिकॉज उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, डिस्टेंस कम है, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड की कम है लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी है वो ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो हमने एंड पे ये नतीजा निकाला कि जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जब दो एटम के दरमियान में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी कम चाहिए होगी। क्लियर है? तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।